अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माइंड्स फाइंड्स में खुशामदीद। मैं आपकी होस्ट ज़ीरक नूर आपके लिए लाई हूँ एक नया और दिलचस्प टॉपिक जो है साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर नम्रा शहज़ादी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में एज अ लेक्चरर भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रही हैं और साथ ही साथ वो एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी काम कर रही हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके पास आऊँ और डिस्कशन कर सकूँ एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और हाईलाइटिंग टॉपिक जो स्टूडेंट ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर कमिंग मैम। शुक्रिया। मैम, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, आप उसके बारे में क्या नॉलेज है आपका? आप थोड़ा सा डिटेल्स में हमें बताइएगा ज़रा। अच्छा, साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेडिकल फ़र्स्ट एड होती है। होता ऐसे है कि जैसे खुदा न खासा कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी लव वन की डेथ हो गई है, कोई लॉस हो गया है, ब्रेकअप इशू है, कोई फैमिली में कोई एकदम से कोई बहुत बड़ा चेंज आया है किसी भी तरह से, तो इसको हम ट्रॉमा कंसीडर करते हैं किसी भी तरह से, या एक्सीडेंट कंसीडर करते हैं। तो जैसे एक मेडिकल फ़र्स्ट एड की ज़रूरत होती है एट द स्पॉट, इसी तरह से हमें साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड की सपोर्ट होती है। फ़र्स्ट एड, साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड क्या है? बेसिकली जब आप ट्रॉमा या एक्सीडेंट से गुज़रते हैं तो उसके बाद आपके माइंड को, आपके साइकोलॉजिकली जो डिस्टर्ब आपका बिहेवियर है उसको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम उस वक्त इसी तरह से साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड देते हैं जिस तरह से मेडिकली देते हैं। जैसे वहाँ पे हम पट्टियाँ करके उस वक्त फॉर द टाइम बीइंग ब्लड को रोकने की कोशिश करते हैं, या पेन किलर देकर उस वक्त फॉर द टाइम बीइंग हम कोशिश करते हैं कि इसकी दर्द कम हो जाए। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब कहीं डेथ होती है या किसी के घर चोरी हो गई है या फैमिली में लॉस हो गया तो लोग जाके तसल्ली दे रहे होते हैं। वो जो तसल्ली है, वो जो सपोर्ट है, उसको हम साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड कहते हैं। आप कर तो कुछ नहीं सकते उस इंडिविजुअल के लिए, लेकिन वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट उस वक्त उस इंडिविजुअल को थोड़ा सा हौसला देती है कि वो उठ के स्ट्रेचर पे खुद लेट जाए, या वो उठ के खुद से थोड़ा सा अपने आप को संभालने के काबिल हो जाए। बाद में क्या होना है, बाद में कैसे ट्रीटमेंट कराना है, वो तो हम फिर बाद में फैमिली मेम्बर्स और सारे इन्वॉल्व होते हैं और हेल्प करते हैं। तो बेसिकली एक बड़ी आसान लफ्ज़ों में जो साइकोलॉजिकल एड कह सकते हैं या फर्स्ट एड कह सकते हैं, उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। मैम, जैसे आपने बात की कि डिफरेंट टाइप के ट्रॉमा से गुजरते हैं लोग, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हर इंसान ज़रूर किसी ना किसी ट्रॉमा से गुजरता ही गुजरता है। तो हम कैसे अपने आसपास चलते फिरते लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस पर्सन नीड्स साइकोलॉजिकल जो फर्स्ट एड है? कैसे हमें पता चले कि इस इंसान को हमारी ज़रूरत है हेल्प की? यस, बड़े ही आसान तरीका है। अल्लाह ताला ने हमें जानवरों से या दूसरी मखलूक़ात से बेहतर बनाया। अशरफुल मखलूक़ात हमें कहा गया, हमें हमारी अक्ल की बुनियाद पे। अब उस अक्ल की वजह से हमारा बिहेवियर जो है वो बहुत कुछ शो करता है। आपने देखा है जानवर को भी जब चोट लगती है ना तो वो कुछ देर कराता रहता है, उसका बिहेवियर बता रहा होता है कि ये आज नॉर्मल नहीं है। हम तो इंसान हैं, हमें तो उनसे ज़्यादा एबिलिटीज़ का पता है। आपको एक शख्स किस तरह पता चलेगा कि इसको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, वो उसका बिहेवियर बताएगा। जैसे भी आप मेरे पास बैठी हुई हैं, एक नॉर्मल अंदाज में आप बैठी हुई हैं, आप अपने फ्रेंड्स में बैठी होंगी और एक आपका फ्रेंड जो ऐसे नॉर्मल आपके साथ बैठता था, वो आपको नॉर्मल बैठता हुआ नज़र नहीं आएगा, वो आपको अवॉइड करेगा या आपको हैरत से देख रहा होगा, या आपको लगेगा यार ये इतना हंसता नहीं था, ये आजकल इतना हंस क्यों रहा है। ठीक है, उसका बिहेवियर, उसकी बात करने का अंदाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करने का अंदाज आपको खुद ही क्लिक करेगा कि देयर इज़ समथिंग, ये ऐसा करता नहीं है, ये क्यों कर रहा है आजकल। छोटे बच्चों में भी हमें इसी तरह से फील होता है। तो इसी तरह से आपको पता चलेगा कि यार इसको कोई बात छुपा रहे हो। हम अक्सर अपने दोस्तों से, तो कोई वजह है आजकल तुम किस तरह से बिहेव कर रहे हो मेरी तरह से, तुम इस तरह से तो हो नहीं। तो ये चीज़ जो है ना हमें फ़ौरन से एक आइडिया दे देती है कि जब इंडिविजुअल फॉर्मल आपके साथ नहीं बिहेव कर रहा, तो हमें आइडिया होने लग जाता है कि ज़रूरत है। और आप अगर वो परसिस्टेंट हो जाए बिहेवियर,
तो वो फिर मुसलसल क्लियर कट उसी तरह इंडिकेशन से। है कि इसको, जैसे हमारे पास जो डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं या एग्जाइटी के पेशेंट मैंने जब देखे हैं, तो वो बच्चे यही बताते हैं या स्टूडेंट्स यही बताते हैं कि पहले तो ये थोड़ा थोड़ा था, अब ज़्यादा होने लग गया है। जैसे मोस्टली सारा दिन मेरा दिल करता है रोने को, मुझे किसी को बुलाने को दिल नहीं करता, कमरे में अकेले रहने को दिल करता है। मोबाइल फ़ोन अगर मैं दिन में 3-4 घंटे इस्तेमाल करता था तो अब 2 घंटे हो गया या ज़्यादा हो गया इस्तेमाल। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि इसका बिहेवियर डिस्टर्ब हो गया है। तो मैम ये यानी जो पीयर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं या वालदैन हैं जो करीबी हैं, हमें ये चाहिए कि हम अपने प्यारों पे चेक रखें अगर उनके बिहेवियर में कोई यस, चेंज इस तरह का यस। आया है। वो अक्सर आपने सुना होगा, हमारी माँओं के बारे में ये कहा जाता है कि जी माएँ पहली नज़र में बच्चों को पहचान लेती हैं कि इनके बिहेवियर में आजकल क्या चल रहा है, फ़ौरन कि क्या मसला है। जैसे आप यूनिवर्सिटी से जाएंगी तो आपकी अम्मी को पता लग जाएगा कि आज लड़ गई हैं किसी ना। तो ये बिल्कुल टिपिकली ये चीज़ है, क्योंकि आप उस माहौल में, उस फैमिली में, उस घर में रह रहे हैं, तो एक बड़ा क्लियरली आपको मैसेज मिल जाता है उस इंडिविजुअल का कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है जैसा इसका यूजुअली हुआ करता था। मैम भागती दौड़ती जो ज़िंदगी है उसमें आजकल जैसे आपने अभी बात की है कि जो करीबी हैं वो नोटिस कर लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, कि हमारे आसपास कई इस तरह के लोग घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, जिनकी आंखें बड़ी बुझी बुझी लग रही होती हैं। डेफिनेटली दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, लेकिन अब उस तरह से ऑब्ज़र्व नहीं किया जाता, गौर नहीं किया जाता। उन्हें डेली बेसिस पे एक ज़िंदगी है, एक वो जो तसलसल है वो गुजारना है, सुबह उठना है, यूनिवर्सिटी जाना है, ऑफिस जाना है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं और इसी तरह वापस आ जाना है। मैम इस सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं? दो लोग होते हैं, एक तो वो जो समझ जाते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद अस एंड वी नीड हेल्प, और वो खुद जाके हेल्प के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन देयर आर पीपल जिनको पता ही नहीं होता कि दे आर गोइंग थ्रू सम ट्रॉमा, लेकिन उनकी बिहेवियर या कुछ बता रहा होता है। तो मैम ऐसे लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमारे आज के सिनेरियो के लिहाज से पर्सनैलिटी की ना 2 टाइप्स होती हैं, एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है और एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है। ये उस कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ लोग ये होते हैं, जैसे यूरोप में ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि उनको सर दर्द होता है ना अगर, तो ये भी रिसेंटली एक स्टडी में भी आया, तो वो क्या करते हैं कि वो मेडिकेशन ही हमारी तरह पैराडोल के 2 गोलियां निकाली, खाई और फ़र्क पड़ गया, वो वेट करते हैं। एक दिन सही नहीं हुआ, दूसरे दिन वो फिजिशियन के पास नहीं जाते, वो अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या अपने कंसल्टेंट काउंसलर के पास जाएंगे कि क्यों मेरे सर में दर्द है मुसलसल, शायद मुझे ये स्ट्रेस है, इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ। हमारे यहाँ यही है कि हमने ज़्यादा वो दवाई निकाली और खाई और अपने आप को सुकून में ले आते हैं। आपका जो क्वेश्चन है कि कुछ लोग खुद से हेल्प सीख करते हैं और कुछ लोग नहीं आते, तो आज के दौर में हम कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो बेटा इसमें मैं एक चीज़ मैं ये कहूँगी, हमारा मीडिया बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे रिस्पॉन्सिबल है। कुछ लोगों में अंदर तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। मैंने अभी 2020 के बाद इन 2 सालों में इस चीज़ को देखा है, ख़ासतौर पे कोविड के बाद, कि बहुत अवेयरनेस आ गई है बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर भी आ गई हुई है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू नीड साइकोलॉजिकल हेल्प। तो वो ढूंढते हैं, मतलब कि कोई हमें बंदा मिले कि जिसके साथ हम शेयर करें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में, ख़ासतौर पे मैंने लड़कियों में इस चीज़ को देखा है कि वो शर्माती हैं अपनी चीज़ें शेयर करने से। जैसे मुझे एज अ साइकोलॉजिस्ट अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि मेरा बिहेवियर मैं कोशिश करती हूँ बड़ा लाइट रखूँ, लेकिन स्टूडेंट मेरे पास खड़े भी नहीं होते अकेले में। उनको ये होता है कि हम मैडम के पास खड़े हैं तो लोगों को, दूसरे बच्चे ये परसीव करें ए ज़रूर मैडम नाल अपना कोई मसला है, इसको कोई नफ्सियाती मसला है जो डॉक्टर नमरा के ऑफिस में ये बैठा हुआ था। तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया आज के दौर में। आपको आंखों से नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना जस्ट एक पर्सन को कि इसको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है और वो आपके पास आता नहीं है। अब चलते फिरते पता तो चल जाता है हमें, हम बेसिकली मैजिशियन तो है नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस इंडिविजुअल को हेल्प की ज़रूरत है। वो किस तरह से आएंगे आप, यही तो बात है, हमें अवेयरनेस देनी है अपने बच्चों को कि अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के सर्कल में, आपकी फैमिली में कोई है, तो आप कहें उसे कि मेरे से बेशक तुम हेल्प ना लो,
फलां पर्सन के पास चले जाओ, फलां डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, लेकिन अपना कैथारसिस करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो यही चीज़ सिगमंड फ्राइड हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी कहलाते हैं, तो वो इस चीज़ को कहते हैं कि यही हमारी अनकॉन्शियस विशेस, डिज़ायर्स और जो अर्जीज होती हैं, जिनको हम कहीं कोने में डब्बे में बंद करके कैद कर देते हैं, असल में प्रॉब्लमेटिक यही होती हैं और आगे चल के यही हमारे पास जो है वो मसले आगे लेकर आते हैं हमारे लिए, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। आपने भी बात की कि कुछ लोगों को पता होता है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो शर्माते हैं। उन्हें लगता है कि जो साइकोलॉजिस्ट के पास या थेरेपिस्ट के पास जाता है वो पागल होता है, या एक बड़ा टैबू अटैच है इसके साथ। तो इसको आप थोड़ा डिफ़ाइन कीजिएगा हमारे देखने वालों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए, कि किन लोगों को साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई पागल ही है जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। क्या क्या ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं, क्या ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि जब आपके लिए वाजिब बन जाता है किस्म से कि आपको विज़िट करना चाहिए साइकोलॉजिस्ट? ठीक है, देखिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़्यादा लेवल्स आते हैं हमारी ज़िंदगी में, जिसमें हम खुद ही कोप कर जाते हैं। जैसे मैंने अभी ट्रॉमास के कुछ आपको बताए सिचुएशन, अगर आप उसको खुद तो फेस कर सकते हैं, इट्स वेल एंड गुड, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई हादसा होता है तो उस हादसे की जगह पे अपने आप को छोड़ के आ जाते हैं। खुद तो वो बहुत आगे आ जाते हैं, लेकिन वो खुद वहीं रह जाते हैं। जैसे अभी मैं एक अपना क्लाइंट देख रही हूँ, उनका एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट के बाद उनकी मेमोरी लॉस का इशू हुआ, वो काफ़ी रिकवर कर गए हैं, लेकिन वो अपने आप को ढेर बना के उस जगह पे छोड़ आए हुए हैं। अब कि वो ट्रॉमा मेरे साथ क्यों हुआ और ये और वो, और जब आप उसको किसी साथ एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये बड़ी आपकी पर्सनल फीलिंग्स होती हैं जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, और जब आप इस तरह से शेयर नहीं करते तो वो आपके लिए गलाजत का ढेर बन जाता है और वो इतना बदबूदार हो जाता है कि वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर तो आपको लगता है कि आप में ये एबिलिटी है कि आप उस मसले का खुद हल निकाल सकते हैं, तो वेल एंड गुड। सबसे पहले तो कोशिश यही करें, अपने आप को मेंटली इतना हेल्दी रखें, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए तो उसको फेस करें। और अगर आपको लगता है नहीं कर सकते तो प्लीज़, ये कोई बहुत बड़ा स्टिग्मा नहीं है, आपको सर्टिफिकेट कोई नहीं दिया जाता कि तुम माहिर नफ्सियात के पास से होकर आए हो। हमारे पास हर नौइयत के पेशेंट आते हैं, काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, साइकोथेरेपी के लिए भी आते हैं। छोटे छोटे मसले, मियाँ बीवी के 2 प्रॉब्लम हो गए हैं और नहीं हल हो पा रहा तो भी आते हैं लोग हमारे पास। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि जिनको हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स होते हैं, और जस्ट वो इंटरेक्शन के साथ हमारे साथ साइकोलॉजिकल सेशंस लेते हैं तो वो बेहतरी की तरफ चल जाते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि इफ़ यू फील आपसे क्राइंग स्पेल्स नहीं कंट्रोल हो रहे, आपसे अपना डिप्रेस मूड नहीं कंट्रोल हो रहा, आपसे अपना एंशियस बिहेवियर नहीं कंट्रोल हो रहा, आपसे अपना ऑब्सेस्ड बिहेवियर नहीं कंट्रोल हो रहा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं जो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही हैं और आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये लगता है कि बिला वजह आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि बाद में एहसास भी होता है कि मैं गलत था, तो यू नीड साइकोलॉजिकल हेल्प, यू हैव टू कम टू अस। आपको अगर ये लगता है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहते या आपके पास कोई अप्रोच नहीं है साइकोलॉजिस्ट की, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप ज़िंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त ज़रूर बनाएं कि जिसके साथ आप शेयर करें। वो आपके पेरेंट्स में से हो सकते हैं, वो आपके सिबलिंग्स में से हो सकता है, वो आपका कोई भी दोस्त हो सकता है, और कुछ नहीं तो हमारा मज़हब इतना खूबसूरत है, वो हमें यही सबक देता है कि कम अज़ कम अपने साथ शेयर कर लो, अपने खुदा के साथ शेयर कर लो। इवन मैं तो यहाँ तक कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि एक पेपर पे लिख लो, गालियाँ लिख लो, जो दिल में आ रहा है उसको फाड़ दो, उसको जला दो बेशक, लेकिन उस प्रॉब्लम को ज़रूर अपने से बाहर निकालें, नहीं तो वो बिल्कुल इस तरह बाहर आएगा जिस तरह एक फोड़ा नहीं निकलता आपको। और जब वो फोड़ा सही तो हो जाता है, लेकिन उसको सही होने में उसको फिर आपको पायोडीन लगानी पड़ती है, आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, तब जाके आप सही होते हैं। यस, बिल्कुल इसी तरह से आप खुद से ट्रीटमेंट अगर नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, तो आपको साइकोलॉजिकल एड की, फर्स्ट एड की ज़रूरत है।
मैम इस हवाले से हमारे यहाँ कोई इदारे जो काम कर रहे हो पाकिस्तान में, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में आप मुझे बता रही थी कि काउंसलिंग का काम किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो उस हवाले से थोड़ा बताइएगा। यस, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगी। हम डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के अंदर 2 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और हमारा एक क्लिनिक काउंसलिंग सेंटर है। वहाँ पे मैं अपने ऑफिस में भी और हमारा अलग से भी एक काउंसलिंग सेंटर है जहाँ पर हम सेशंस लेते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, डिपार्टमेंट से भी आते हैं और आउटसाइड द डिपार्टमेंट से भी आते हैं। फैकल्टी मेंबर्स, फैमिलीज़ भी आती हैं, आउटसाइड द यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं विद देयर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसी होती हैं जो डॉक्टर्स ने हमें रिकमेंड किए होते हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट ने हमें रिकमेंड किए होते हैं, कुछ फिर हम भी रिकमेंड करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे जो कि इस तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर साइकेट्रिक हेल्प है, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं। लाहौर में तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, ख़ासतौर पे जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी और जीसी लाहौर से मैं खुद पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे मुझे पता है बाकायदा वहाँ पे सेंटर हैं। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर तो पूरा सेंटर है जहाँ पे बच्चों की भी और बड़ों की भी जो है साइकोथेरेपी होती है। इसी तरह से जीसी लाहौर में भी है। बड़े तमाम जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस चीज़ को जो है ना वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, जस्ट वो उसके ऊपर हेल्प आउट भी कर रहे हैं। तो आप काउंसलिंग सेशंस के लिए भी आ सकते हैं, साइकोथेरेपी के लिए भी आ सकते हैं। अभी मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर लूँ कि साइकोथेरेपी में हम बेसिकली हमारे वो पेशेंट्स आते हैं जिनको सीवियर प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है, जैसे डिप्रेशन थोड़ा ज़्यादा है उनका, एग्जाइटी उनको ज़्यादा है, ज़्यादा है, स्किज़ोफ्रेनिया टाइप इस तरह। और काउंसलिंग के लिए हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल जिनको अपनी डेली लाइफ तो उनकी बहुत नॉर्मल चल रही है, लेकिन कोई एक दो ज़िंदगी में ऐसे मसले आ गए हैं जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो गए हैं, जैसे ब्रेकअप हो गया है या मैरिटल डिस्कॉर्ड है या फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर हमारे पास आते हैं। तो हम उस पर जस्ट कथारसिस करते हैं उनका, थोड़ी साइकोथेरेपीज़, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, कुछ इस तरह की थेरेपीज़ हम उनके साथ करते हैं, तो काफ़ी उनको इम्प्रूवमेंट जो है वो फील होती है। मैम ये तो इदारों की बात हो गई कि अगर कोई डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है या दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, तो ये ऐसे इदारे हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्लिनिक जाते हैं। लेकिन मैम एज एन इंडिविजुअल, एज एन कम्युनिटी, एज सोसाइटी, हमारे आसपास जो इस तरह के लोग हैं, हम उनकी फ़ौरन से कैसे हेल्प कर सकते हैं कि दे फील सेफ एंड दे फील काम, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसमें सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको लग रहा है आपकी दोस्त, आपकी कम्युनिटी में कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो लो फील कर रहा है या ओवर एंशियस हुआ हुआ है या ओवर एग्रेसिव हो रहा है, ऐसा वो नहीं है लेकिन अब आजकल वो कर रहा है 1-2 हफ्ते से या 1-2 दिन से, तो प्लीज़ आप अपना टाइम निकालें और थोड़ी देर उसके पास बैठ जाएं, उसको अलहदा लेके कि यार क्या मसला है, तुम क्यों आजकल बिहेव इस तरह से कर रहे हो, उससे डिस्कस करें। अगर आपको लगता है कि वो आपको नहीं बता रहा और अगर आपको लगता है कि आप उसकी इस तरह से हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको फिर फर्दर रिकमेंड कर दें, उसको बताएं कि यार इस तरह से मैं जानता हूँ, आप इस तरह से अवेयरनेस ले सकते हैं, इस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारी पब्लिक कम्युनिटी में हम डॉक्टर्स के मशवरे दे रहे होते हैं ना, फ़लाँ डॉक्टर बड़ा अच्छा होता है, उसको जाके अपना मैदा चेक करा लो तो अपना दिल चेक करा लो। इसी तरह से यू कैन सीक साइकोलॉजिकल एड। मैम ये तो था कि हम जो फ़ौरन अपने दोस्तों वगैरह से शेयर करके बात कर सकते हैं, थोड़ा दिल हल्का करने वाली बात होती है। मैम अगर हम अपने आसपास अब देखें ना, तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जो कह लें कि स्ट्रेस है, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, रेशो लोगों की बढ़ती जा रही है। एक इवन सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 90% जो लोग हैं वो किसी न किसी नफ्सियाती मर्ज का शिकार है, बेशक उन्हें मालूम हो या ना हो। यस। तो मैम इसकी क्या वजह है, बढ़ती वजह है? इसकी बहुत बड़ी एक बढ़ती वजह तो मीडिया है। मैं ये नहीं कह रही कि मीडिया जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल मैंने जैसे पहले बताया कि जहाँ उसने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी है, वहाँ मीडिया का ये जो आपके पास एक डिवाइस है, ये पूरा कंप्यूटर आप ऑल द टाइम लेके फिर रहे हैं, आप इसमें कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा, लो सेल्फ इस्टीम, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बॉडी इमेज को लेकर, ब्यूटी कॉन्शियसनेस होकर, दूसरों की, इवन लोगों ने वीडियोस लगाई होती हैं अपनी लाइफ स्टोरीज़ की, जैसे शादी की
या अपनी मैरिटल लाइफ की या अपनी फैमिली की, उसको देख के लोग आइडियलाइज करते हैं एक जिंदगी को। जब वो आइडियलाइज जिंदगी उनको एक्चुअल लाइफ में नहीं मिल रही होती तो क्या होता है फिर आप डिप्रेस होते हैं, फिर आप एंशियस होते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा ये सब, फिर आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो एक तो ये रीज़न है मीडिया, देन कंपटीशन हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा हो गया है। उसकी वजह से वो किसी भी लेवल का कंपटीशन ले लें। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस में है बहुत सारी फैमिलीज़ कोविड के बाद, वो एक बहुत बड़ी रीज़न है डिप्रेशन, एग्जाइटी और स्ट्रेस की। फिर अब जो हमारा यूथ है उसके अंदर वो टॉलरेंस लेवल नहीं है जो पहले लोगों में था। जैसे वो भी तो दौर था ना जब लोग बिजली के बगैर रहते थे, लेकिन अब बिजली चली जाए क्योंकि हम सेंट्रलाइज्ड एसी की आबादी हो चुके हैं तो हम तो मरने वाले हो जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है। तो मुझे जो एक बड़ा हाईलाइटिंग फीचर यही नज़र आया कि हम में अब टॉलरेंस का लेवल बहुत कम हो गया, हमारी जनरेशन में, हमारी आने वाली जनरेशन में और बहुत कम आ रहा है। मैम इसकी क्या वजह है टॉलरेंस लेवल कम होने की? टॉलरेंस लेवल कम होने की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। जैसे मैंने एक तो बताया कि कॉम्प्लेक्स के जो शिकार हो जाते हैं, किसी भी नौयत के कॉम्प्लेक्स का जब आप शिकार हो जाते हैं तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप भर जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स को ले लेके। तो फिर आप कहते हैं कि बस अब आर या पार वाली सिचुएशन है कि मुझे नहीं चाहिए। दूसरा, फैमिली ग्रूमिंग का बड़ा इसमें रोल है। हमारी जो आजकल पेरेंटल हमारी तरबियत का वो जो एक लेवल है, हमारे माँ बाप ने जिस तरह से, मैं बात ये नेगेटिव सेंस में नहीं कर रही, मैं एक पॉजिटिव सेंस में कह रही हूँ, हम अब अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर्ड करने लग गए हैं। ठीक है, हम अपने बच्चों को वो इन्वायरमेंट नहीं देते जो उनको इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। यानी थोड़ा सा उन्हें भी चिंची रिक्शे पे सफ़र करना चाहिए, थोड़ा उन्हें भी गर्मी में बैठना चाहिए, थोड़ा उन्हें भी टीचर से डांट पड़नी चाहिए। जब आप अपने बच्चे को बिल्कुल ही एक ऐसा इन्वायरमेंट देंगे कि जिसमें उसने सख्ती बर्दाश्त ही नहीं करनी, और जब वो खुद अपनी प्रोफेशनल लाइफ या अपनी ज़िंदगी में आएगा और उसको थोड़ी सी भी स्ट्रेस आएगी तो उसका टॉलरेंस लेवल वो नहीं होगा जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल का होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न भी बन जाती है आगे चल के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की हमारे लिए। मैम हालांकि जो बात की आपने कि ये तो टॉलरेंस लेवल की एक बात हुई, दूसरा मैं बात करना चाहती हूँ सोशल मीडिया को जो देख देख के हमें डिप्रेशन हो जाता है या स्ट्रेस, एक हम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कि फ़लाँ की ज़िंदगी इतनी अच्छी जा रही है, फ़लाँ ये भी अचीव कर रहा है, उसे ये भी मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा, और मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मेरे पास उसकी तरह की मेकअप वगैरह ज्वेलरी नहीं है। तो ये एक मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पे कि हम में से कोई भी इंसान अपनी कमज़ोरियाँ सोशल मीडिया पे नहीं दिखाता। यहाँ पे ऐसे दिन भी होते हैं, डार्क डेज भी होते हैं, लोगों के सब पे आते हैं कि पर वो दिखाते नहीं है उसे सोशल मीडिया पे। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम अपनी जो विन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, सिर्फ जो हमारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स होते हैं ना, वही अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अपलोड करते हैं। तो आप किसी की सिर्फ एक सोशल मीडिया प्रोफाइल को देख के उसकी ज़िंदगी को जज ना करें। ज़िंदगी के काफ़ी ऐसे पहलू होते हैं उनके जो हिडन होते हैं। मैम मेरा अगला सवाल आपसे है कि हमारा शो वैसे अख्ताम पे पहुंच रहा है, तो वन लाइनर एक सल्यूशन इस सारे चीज़ का कि आप बढ़ती हुई सारा डिप्रेशन है या फर्स्ट एड हम अपने आसपास दोस्तों को या एज कम्युनिटी हम अपने लोगों का कैसे ख्याल रख सकते हैं, कैसे ये चीज़ बेहतर हो सकती है, कि कैसे इन जो नफ्सियाती अमराज हैं वो कम हों, हमारी जो सोसाइटी है वो बेहतरी की तरफ राके। वो जाहिर है जब हम मेंटली फिज़िकली हेल्दी होगी हमारी यूथ तो ही हम तरक्की करेंगे ना। तो इसका एक वन लाइनर सल्यूशन अगर कोई आप बताना चाहें तो वो क्या होगा? मुझे ना इशफाक अहमद की एक लाइन बड़ी पसंद है, मैं उसको खुद भी बड़ी फॉलो करती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को और अपने क्लाइंट्स को भी रेफ़र करती हूँ। इशफाक अहमद कहते हैं, आसानियाँ बांटो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करेगा। ठीक है, वो बेटा आसानी किसी भी लेवल पे हो सकती है। आपका स्टूडेंट है तो ये ना समझें कि वो स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट की तरह ट्रीट करना है। मैंने फोकस किया स्टूडेंट, और मेरी लफ्ज़ और मेरी टोन भी आपने देखी होगी। आप इमेजिन करें कि जब आप स्टूडेंट थे और आपका टीचर जो आपके साथ ज़रा सख्ती करता था तो आपको क्या फ़ील होता था। अगर हम में से हर कोई, इसको हम साइकोलॉजी की टर्म में एम्पैथी कहते हैं,
ठीक है। अगर हम एहसास करना, अगर हम टू पुट योर सेल्फ ऑन अदर शू जिसको कहा जाता है, अगर हम लोगों के लिए आसानियां करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी को ना सिर्फ आसान कर रहे होंगे बल्कि हम लोगों की ज़िंदगी को भी आसान करेंगे। एंड सेकंड थिंग, प्लीज़ एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को पॉजिटिवली बताएं, लोगों को ना बताएं। ये नहीं कह रही मैं कि अपने दुख सरेआम चौराहे पे लटका दें, नहीं कर सकते ना, हम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त ज़रूर बनाएं, अपने माँ बाप बहन भाइयों में से कोई एक ऐसा ट्रस्ट वाला पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर हो जिसके साथ आप शेयर कर सकें। कुछ लोग ये कहते हैं मैडम आप ये कह तो देती हैं लेकिन आजकल के लोग ऐसे हैं नहीं कि उनके साथ शेयर कर सकें आप, तो प्लीज़ फिर हम लोग इस मर्ज़ का इलाज हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारे से हेल्प ले सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे वो तरीके जिससे आप इस सोल्यूशन से निकल सकते हैं। लेकिन बेस्ट थेरेपी वो यही है कि आप अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाएं और जो आपके अंदर है वही बाहर निकालने की भी कोशिश करें। अंदर कुछ और, बाहर हंसता चेहरा जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत नुकसानदेह है। थैंक यू सो मच मैम, You're welcome. बहुत आपने एक इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ, तो उम्मीद है हमारे देखने वाले हैं उन्हें भी समझ आई होगी, इसका एहसास हुआ होगा। नाज़रीन, हमने ये तो सीख लिया कि किसी को बुखार हो तो क्या करना है, किसी को चोट लग जाए तो उसका इलाज कैसे करना है, कोई फ्रैक्चर हो जाए किसी का तो उसको हमने फौरी फर्स्ट एड कैसे देनी है। लेकिन उसके साथ साथ ये सीखना भी ज़रूरी है कि अगर कोई ज़हनी तौर पर किसी परेशानी का शिकार है तो उसको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कैसे देनी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए शो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।